अविका तिवारी प्रेजेंट है। दित्या गुगलानी प्रेजेंट है। इसके बाद ईशिता सिंह प्रेजेंट है। Mama, I have started the recording. बच्चों, आप सबको अपने घर की खिड़की जिसकी दिख रही हो मुझसे बाहर धूप दिखाई दे रही है? देख के बताना। मैम नो मैम, सिर्फ हवा है बहुत तेज। नो मैम। हम हवा धूप नहीं मैम मत तो उसके हवा चल रही है, धूप ही निकली हुई। मैम आज हवा ही चल रही है। बहुत आज से फिर से ठंड शुरू हो गई। बारिश भी हुई थी। बहुत बहुत गड़गड़, हमको बहुत गड़गड़ हो रही है। गड़गड़ देखो, ऐसा हम आपको आधे दिखाई दे रहे हैं लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत गड़गड़ा रही है, गड़गड़ा रहे हैं। शगुन ने तो देखते देखते सिर पे टोपी पहन ली। गड़गड़ा रहे हैं, हम गड़गड़ा रहे हैं, बहुत जोर से गड़गड़ा रहे हैं। मैम मेरे होम टाउन में धूप निकली हुई है। आपका होम टाउन कहाँ है बिचिया? मैम रायपुर छत्तीसगढ़। अरे वहां चलना चाहिए, वहां तो फरवरी के महीने में पंखे होने चलने शुरू हो जाते हैं। तुम छत्तीसगढ़ की क्या नाम है तुम्हारा? मैम अविका तिवारी। तिवारी जी, आप छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं? यस मैम। हाँ, तो तिवारी जी आप मेरी भांजी हो गई। तिवारी जी, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। आप बहुत पुराना ताल्लुक है। तब से ताल्लुक है जब से छत्तीसगढ़ बना भी नहीं था, मध्य प्रदेश था। आप रायपुर की रहने वाली हैं। आपके छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है बिलासपुर। यस मैम। उस बिलासपुर में एक जगह पड़ती है कोरबा। उस कोरबा में एक छोटा सा टाउनशिप था किसी जमाने में, अब वो टूट गया। बालकोट, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और इसके बाद आपके छत्तीसगढ़ में ही, तिवारी जी आपके छत्तीसगढ़ में ही एक दुर्ग जिला भी पड़ता है। पूछना अपनी मम्मी से। वहां पर एक जिला वहां पर एक शहर पड़ता है भिलाई। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि इन जगहों से मेरा क्या लेना देना। तो जैसे आपका होम टाउन है वैसे मेरा आधा होम टाउन है, क्योंकि वहां मेरे मामा रहते हैं कई सालों से। पहले वो बिलासपुर में रहते थे, अब वो भिलाई में रहते हैं, तो मेरा आना जाना वहां होता है। तो आपके छत्तीसगढ़ की मैं भी हूं, लेकिन पूरी नहीं हूं, पर थोड़ी सी हूं, क्योंकि मेरे मामा रहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी छत्तीसगढ़ की हूँ। ठीक है, और वहां पे कुछ शब्द चलते हैं, मुझे छत्तीसगढ़ी नहीं आती क्योंकि मैंने कभी सीखी नहीं। वहां पे एक शब्द होता है नोनी, जिसका मतलब होता है बेटी, एंड नोना जिसका मतलब होता है बेटा, एंड दाई मीन्स माँ। यस मैम। है ना? अब आगे बढ़ते हैं। आपके तो वहां पर तो धूप निकलनी बहुत स्वाभाविक है। और इसके बाद हम आते हैं, हम गर्वित रस्तोगी पर पहुंच गए थे। रस्तोगी साहब आज प्रेजेंट है। इसके बाद गौरी श्रीवास्तव प्रेजेंट है। के बाद गोपेश बजाज प्रेजेंट है। देखो बेटे, बात ऐसी है कि मैं फिर एक बार बीच में रोक रही हूँ। हमें जितनी जगहों के बारे में जानकारी मिले और जाने आने का मौका मिले, हमें उस अवसर का लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज इसी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, ये गौरव बलवदा आए हुए हैं, हर्षित धीमान आए हुए हैं। हर्षित धीमान भाई, हमको एक बात बताओ, तुम कक्षा में आते हो उसके बाद से बीच में उड़ जाते हो, क्या बात है? क्या तुम मोबाइल हो जो कि उड़ जाते हो? नहीं तो अपने नेटवर्क का ध्यान रखेंगे ना। अगर नेटवर्क की परेशानी है तो कक्षा में आकर नेटवर्क और कक्षा छोड़कर फिर उड़ ही जाते हैं बिल्कुल। हाँ, आप मोबाइल नहीं, आप नेटवर्क है, आप उड़ जाते हैं। और रोज की कक्षा का यही हाल है। इसके बाद अभी एक और क्लास है बेटा, उसमें भी मैं यही वाली बात अगली क्लास में करूंगी। इसके बाद ईशान कोहली प्रेजेंट है। ईशान्या कोहली प्रेजेंट है। इजान खान प्रेजेंट है। एक ये जगमोहन सिंह भी हैं, ये तो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते ही करते रहते हैं।
इन्होंने तो आम रास्ता बना रखा है। संसद मार्ग पे कभी जाना तो वहां लिखा होता है बड़े बड़े शब्दों में, वहां पर वो फ्लोरेसेंट वाले जो कलर होता है ब्लू और ग्रीन, उससे लिखा होता है ये आम रास्ता नहीं है। लेकिन जपनूर सिंह ने हमारी कक्षा को आम रास्ता बना रखा है, ये आम रास्ता है। सॉरी मैम, तो क्या ये तो अपना तो करो। ख्याति सिंह, ख्याति प्रेजेंट है। सॉरी सिंह हमने गलती से लगा दिया, यहाँ सिर्फ ख्याति नाम है। लक्ष्य यादव प्रेजेंट है। मनय पांडे प्रेजेंट है। मुकुल कटियार प्रेजेंट है। नायशा गोयल प्रेजेंट है। पार्थ निझावन प्रेजेंट है। हाँ नायशा प्रेजेंट। प्रथम गुप्ता प्रेजेंट है। उसके बाद राशि प्रेजेंट है। ये प्रिया सिंह तो पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के कहीं पर विलुप्त हो गई हैं, बस इनका नाम चल रहा है बाल भारती पब्लिक स्कूल द्वारका में। राहुल प्रेजेंट है। रियार्थ सिंह प्रेजेंट है। रिद्धि प्रेजेंट। हाँ रियार्थ आप प्रेजेंट है। आवी रिद्धि बेन तुम के करो छो, कभी तुम आओ छो कभी तुम नहीं आओ छो, क्या बात है भाई? रिद्धि सिंह, रिद्धि सिंह। यस मैम। हाँ बेटा आया करो क्लास में, हम भी अच्छा पढ़ाते हैं, आदमी है काम के। हाँ ठीक है ठीक है चलो। भाई आपकी प्रेजेंस मुझे जाननी है ना कि आप क्लास में हैं भी, आपकी जगह मीटिंग किसी और ने लगा रखी, तो कुछ कुछ बोलेंगे तभी तो आप लोग जवाब देंगे। रिपुंजय राघव प्रेजेंट है। रिपुंजय आपका मुझे वो एक्टिविटी आपकी मिल गई थी, वेरी गुड बेटा, गॉड गॉड ब्लेस यू, सबसे अच्छा लड़का है ये। ऋषिमा सिंह, हाँ ऋषिमा सिंह जो है ये पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के कहीं विलुप्त हो गई हैं। इसके बहुत थक गई थी बेचारी पढ़ते पढ़ते। आगे बढ़ते हैं। रिया कपूर मैसेज किया था कि प्रेजेंट मैम, आई एम आउट ऑफ, आई एम ऑन अ पर्सनल लीव। आई एम ऑन अ पर्सनल लीव। हम यहाँ लीव सैंक्शनिंग के लिए बैठे हुए हैं। मैम रिया कपूर इज प्रेजेंट। हाँ रिया आप प्रेजेंट है, ठीक है। सचित अरोड़ा प्रेजेंट है। संस्कृति मलिक प्रेजेंट है। भाई ये जितने बच्चे प्रेजेंट हैं आ रही है ना, ये प्रेजेंट थे मत हो जाना क्लास के बीच में। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे नहीं चलेगा ये। शगुन प्रेजेंट है। शगुन अपना हाथ नीचे कर लो बेटा। इसके बाद शिहान नागपाल प्रेजेंट है। इसके बाद सुकन्या प्रेजेंट है। त्रिशा प्रेजेंट है। उर्वी पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के विलुप्त हो गई है। इसके बाद वर्णीत प्रेजेंट है। यथार्थ प्रेजेंट है। तो अब गिनिए भाई, वो दोनों प्राणी गिनो। ये देखो ये ईशान कोहली, ईशान्या कोहली लॉबी में कहां से पहुंच गए? दोनों का ही उड़ गया नेटवर्क। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के एब्सेंटीज है अभिषेक 1, अथर्व 2, धीरेन्द्र 3, दिविक 4, प्रिया 5, उर्वी 6, 6/50, 44 उपस्थित है। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज बोलो। मैम मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूं एक्टिविटी? हाँ जी बिल्कुल भेज दो बेटा। एक्टिविटी के लिए मैंने कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, आप भेजिए। हाँ तो मुझे पहले बताओ कि मैंने आपको पहले जो पढ़ाया उसका क्या भाव आपने ग्रहण किया। मुझे पहले आप बताओ कि मैंने आपको जो क्या बोलते हैं उसको, बदलिया वाला, बरसे बदलिया सावन की जितना मैंने बताया,
कौन बताएगा मुझे उसका क्या अर्थ है, क्या लिखवाया था मैंने आपको, कौन बताएगा? तब तो मैं आगे पढ़ूंगी, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगी। एक मिनट बेटा, मुझे 1 मिनट म्यूट जाना होगा, 1 मिनट। कोई भी वीडियो पर नहीं आता, मेरे दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मुझे हाथ हिलाकर हाय करनी पड़ रही है, उसके बाद भी इतने बच्चे ऐसे हैं कि मैडम को हाथ हिला के हाय बाय कुछ नहीं कर सकते। आपके घर में क्या बात है, आपके मम्मी पापा ने आपको डांट डपट के बिठा रखा है क्या? खबरदार जो तुमने अपनी वीडियो खोली, क्यों बंद करते हो मुझे बताओ, कोई एक बच्चा बताओ। अनवी बताएगी क्यों आप लोग अपनी वीडियोस बंद करके बैठ जाते हो, सच्ची सच्ची बताना, नहीं तो मैं आपको कोई नोट्स नहीं भेजूंगी, कोई रिवीजन नहीं भेजूंगी। बताओ, सबका हिंदी का पेपर रोकूंगी, क्यों वीडियो बंद होती है? चलो वॉशरूम की बात समझ आई, आपकी मम्मी ने अचानक आपके सामने बढ़िया बढ़िया सैंडविच और दूध ला के रख दिया हॉर्लिक्स वाला, वो भी समझ आया। बाद में खाओ ना बेटा, भूख तो मुझे भी लगती है। मैं जो इतना म्यूट करके गई थी वो इसलिए गई थी, सब्जी वाला आया था, मैं बताने गई थी भैया ये ले लो, उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया, वो कहते वो चला गया। राणा साहब को बुलाओ। अरे राणा साहब क्या बात है, आप बाहर बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, क्यों हो रहा है आपका? राणा साहब हो कि नहीं क्लास में? राणा साहब कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। यथार्थ सिंह क्लास में हो कि नहीं? यथार्थ सिंह प्लीज रिस्पॉन्ड। लगता है इनकी जगह किसी और ने मीटिंग लगाई है या फिर उत्तर देने में असमर्थ है। पूछिए जरा इनसे, आ रहे हैं जा रहे हैं क्यों हो रहा है? देखो हमको कपिल देव जी का ये वाला डायलॉग बहुत अच्छा लगा। अभी पीछे एक फिल्म आई थी, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेकर के इसको बोल रही हूँ, तो पीछे एक फिल्म आई थी 83, है ना? तो उसके बाद हमने ये एक व्यवस्था होती है कुछ ऑनलाइन टीवी शो देखने की, उसमें एक हमारे बहुत हास्य कलाकार हैं कपिल शर्मा, उनका शो आता है जो पहले टीवी पर आता था, अब हम ऑनलाइन देखते हैं। उसमें उन्होंने 83 की टीम के को कुछ उस समय के खिलाड़ियों को बुलाया हुआ था, सब लोग आए थे, केवल एक यशपाल जी जो अब इस संसार में नहीं रहे वही नहीं थे, बाकी सब आए थे। उसमें वो कैप्टन साहब थे हमारे कपिल देव जी, हम उनका बहुत आदर करते हैं, हमसे बहुत बड़े हैं लेकिन हम उनका बहुत आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं इसलिए। तो उन्होंने ये बात बताई कि जब वो आखिरी जो जिस टाइम वो फाइनल होना था वर्ल्ड कप का, जब वो लोग इंग्लैंड में थे, तो उस समय कहने लगे कि मैं तो नहाने चला गया और मैंने सोचा कि भाई कम से कम 200 तक तो ये पार पहुंचा ही देंगे, लेकिन हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट पे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, और छठे नंबर पे हमारे कप्तान साहब को जाकर खेलना था। उससे पहले जो 5 थे वो आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, यानी कि आउट हो गए, कोई 0 पर आउट, कोई 1 पर आउट, कोई 2 पर आउट। तो इसलिए उन्होंने कहा आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, तो ये डायलॉग हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम इसका प्रयोग अपनी कक्षा में करते हैं कि बच्चों आप ये आम रास्ते की तरह आ रहे जा रहे मत किया करो। बरखा में हमने आपको पढ़ाया कि मीराबाई को, ये पूरा हो गया था हमारा, हम शायद प्रश्नों पर थे, मैं एक ही सेक्शन पढ़ाती हूँ इसलिए मुझे ध्यान है, हम इसमें प्रश्नों पर थे। हमने आपको प्रश्न नंबर 3 तक करवा दिया था।
हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपको करवाया था और कहा था कि प्रश्न नंबर 3 का उत्तर 1 के उत्तर के समान ही है, आप सब कर लीजिएगा। फिर हमने आपको प्रश्न नंबर 2 उत्तर करवाया था। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में कीजिए। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे, ये हमने आपको करा दिया था। गायों के रखवालों ने मक्खन और रोटी हाथ में रख ली है और अब वे उसे खाते खाते गायें चराने निकल जाएंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4। मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? इसका उत्तर है मीरा को सावन की वर्षा बहुत अच्छी लगती थी। मीरा को सावन की वर्षा बहुत अच्छी लगती थी। मैम ये प्रश्न का उत्तर है क्या? जी जी जी, वही बोल रही हूँ मैं। आपको क्या लगा? मैम कौन सा आलेगा? प्रश्न नंबर 4। मीरा को सावन की वर्षा बहुत अच्छी लगती थी। सावन में जब चारों ओर से सावन में जब चारों ओर से बादल उमड़ घुमड़ कर, एक्सक्यूज मी मैम। मैम पहली लाइन क्या थी? मीरा को सावन की वर्षा बहुत अच्छी लगती थी। लिख लिया? सावन में जब चारों ओर से बादल उमड़ घुमड़ कर आने लगते थे, अर्धविराम बिजली चमकने लगती थी, अर्धविराम मूसलाधार वर्षा होने लगती थी, मूसलाधार वर्षा होने लगती थी, तब मीरा का मन खिल उठता था। मीरा का मन खिल उठता था। पूर्ण विराम। नन्ही नन्ही बूंदों के साथ, नन्ही नन्ही बूंदों के साथ शीतल वायु, नन्ही नन्ही बूंदों के साथ शीतल वायु बहती थी। नन्ही नन्ही बूंदों के साथ शीतल वायु बहती थी। तब मीरा श्री कृष्ण के ध्यान में खो जाती थी। तब मीरा श्री कृष्ण के ध्यान में
खो जाती थी और मंगल गीत गाती थी। तब मीरा श्री कृष्ण के ध्यान में खो जाती थी और मंगल गीत गाती थी। पूर्ण विराम। इसलिए उन्हें सावन मन भावन लगने लगता था। पूर्ण विराम। उत्तर समाप्त। मैम इसलिए उन्हें सावन मन भावन लगने लगता था। बच्चों, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 जो है वो पूछता है पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। ये मैं आपको मुंह जबानी बताती हूँ, ये आपका गृह कार्य है, आपको स्वयं करना है, क्योंकि एक मैंने आपको करवा दिया। मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा, इसका रूप थोड़ा सा बदलेगा। देखिए, इसका उत्तर ऐसे है कि सावन के महीने में चारों ओर से आकाश में बादल उमड़ आते हैं। मैम ये प्रश्न 5 का उत्तर है ना? हाँ जी, सावन के मैम एक बार महीने में मैं रिपीट रिपीट कर नहीं सकते करूंगी, हो? ये गृह कार्य रिपीट नहीं करूंगी, ये गृह कार्य। सावन के महीने में चारों ओर से बादल आकाश में उमड़ आते हैं। ये सिर्फ आपको एक हिंट्स है, इसमें जितना लिख सकते हो लिखो। आकाश में उमड़ आते हैं, बिजली चमकने लगती है, पहले रिमझिम वर्षा होती है, फिर मूसलाधार फिर मूसलाधार वर्षा की झड़ी लग जाती है। फिर मूसलाधार वर्षा की झड़ी लग जाती है। धीरे 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 वर्षा धीमी होती है। धीरे धीरे वर्षा धीमी होती है तथा तथा नन्ही नन्ही बूंदें पड़ती हैं। नन्ही नन्ही बूंदें पड़ती हैं। शीतल वायु बहती है। शीतल वायु बहती है जो बड़ी सुहावनी लगती है। शीतल वायु बहती है जो बड़ी सुहावनी लगती है।
एक मिनट रुकना। इस अवसर पर स्त्रियां ये वाली पंक्ति आप नोट कर सकते हो, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं। इस अवसर पर स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं। इस अवसर पर स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं, जिन्हें सावन के नाम से जाना जाता है। जिन्हें सावन के नाम से जाना जाता है। ये पंक्ति आप नोट कर सकते हैं इस अवसर, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मैंने ये उत्तर ऐसे बोला, वैसे रिकॉर्डिंग में आ गया होगा जिससे कि आप सब लिख सकेंगे। एक बार इस उत्तर को मैं दोहरा देती हूँ। सावन के महीने में चारों ओर से बादल आकाश में उमड़ आते हैं, बिजली चमकने लगती है, पहले रिमझिम वर्षा होती है, फिर मूसलाधार वर्षा की झड़ी लग जाती है। धीरे धीरे वर्षा धीमी होती है तथा नन्ही नन्ही बूंदें पड़ती हैं। शीतल वायु बहती है जो बड़ी सुहावनी लगती है। इस अवसर पर स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं, जिन्हें सावन के नाम से जाना जाता है। बेटा छठी क्लास में लोकगीत नाम का पाठ पढ़ा था, कुछ याद है आपको? किसी बच्चे को याद है? किसी को याद? उसमें था ना तरह तरह के गीतों के नाम, चैता, कजरी, होली, सावन, फाग, ये वही है। अच्छा बच्चों, अब आप सब बच्चे बिना समय गंवाए निकालो नीलकंठ। ये आखिरी पाठ है आपके इस पूरे सेशन का। और उत्तर पूरा करते करते निकालो। देखा, आपकी क्लास में 2 बच्चों ने मीटिंग छोड़ दी। कौन है मैं नहीं बता सकती अभी, पर 2 बच्चों ने मीटिंग छोड़ दी। चलो रिया कपूर होल्ड पर किस लिए चली गई हैं मुझे नहीं पता। यथार्थ सिंह राणा ने मीटिंग छोड़ दी है। शायद आज उन्हें बहुत इश्यूज आ रहे हैं। और ये बच्चा है लक्ष्य, इसने मीटिंग छोड़ दी है। और एक ने छोड़ दी है, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब तो टाइम हो गया जाने का, बोर हो गए। खैर, नीलकंठ। नीलकंठ में देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए नीलकंठ था कौन, किसके नाम पर है ये नीलकंठ? मैम मोर। और इस पाठ की लेखिका कौन है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। पढ़ो पाठ, किताब नहीं, किसी के पास किताब नहीं है? मैम महादेवी वर्मा। मैम महादेवी वर्मा। हाँ, तो आपने पाठ की लेखिका भी ठीक बताई। तो बेटा जो इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी, उन्हें पशु पक्षियों को पालने का बहुत शौक था। कुछ पशु और पक्षी तो उन्हें ऐसे ही कहीं आसपास गली में, मोहल्ले में, रास्ते में
बीमार, अधमरे से पड़े मिलते थे तो वो उन्हें उठाकर अपने साथ लाती थी और उनकी दवा दारू मलहम पट्टी करती थी, और जब वे स्वस्थ हो जाते थे तो उनके साथ रहते थे। जैसे एक गिलहरी थी जिसे उन्होंने गिल्लू नाम दिया था, और एक पहाड़ी कुत्ता भी था, उसको उन्होंने उस कुत्ते का नाम शायद उन्होंने नीलू रखा था। वैसे उस पहाड़ी गांव के लोग उसे भोटिया कहकर बुलाते थे, पर उन्होंने उस कुत्ते का नाम नीलू रखा था। कुछ समय जब वो शिमला में रही थी तो वहां वो कुत्ता उनका साथी था। अब ये है नीलकंठ, लेकिन ऐसा है कि कुछ पशु पक्षियों को वो खरीदती भी थी बाकायदा। वे इलाहाबाद में रहती थी, वहां पर बड़े मियाँ चिड़िया वाले की कोई दुकान थी जो पक्षियों को ही बेचने का काम करते थे, और उनसे वो तरह तरह के पक्षी खरीदती थी, जिसमें उन्होंने मोर के छोटे छोटे 3 मोरों को खरीदा। 2 जोड़े थे और एक मोरनी अलग थी। इस कहानी में नीलकंठ की विशेषताओं के साथ साथ, बच्चों ये रेखा चित्र है, नोट कर लीजिए। ये जो नीलकंठ है ये एक रेखा चित्र है। लिखने का एक तरीका होता है रेखा चित्र, सभी बच्चे नोट कर लीजिए, ये एक रेखा चित्र है। और इस कहानी में नीलकंठ उन्होंने अपने मोर को नाम दिया है। मोर की विशेषताओं के साथ साथ, नीलकंठ की विशेषताओं के साथ साथ इस कहानी में हमें यह भी सीखने को मिलेगा कि मनुष्यों के समान ही पशुओं और पक्षियों के बीच भी प्रेम, उत्सुकता, क्रोध, जलन और स्वार्थ सब भावनाएं होती हैं। हमारी तरह नहीं होती बहुत ज्यादा, पर होती हैं। वे भी एक दूसरे की पिटाई करते हैं, वे भी एक दूसरे को अपने रास्ते से हटाने की तरह तरह की तरकीबें करते हैं, और वे भी इतने दयालु होते हैं कि एक मरते हुए जीव को बचाने के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा देते हैं। इसमें हमें ये सब सीखने को मिलेगा। पाठ मुश्किल है, इसलिए इसको मैं खुद पढ़ती हूँ उस दिन। और ये पाठ बीच में कहाँ से शुरू हुआ है कोई नहीं जानता। बहुत बड़ा पाठ इन्होंने लिखा होगा जिसमें से कुछ हिस्सा काट कर इसमें लिया गया है। मेरा परिवार से है ये, और काट कर लिया गया। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया, और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। अर्थात लेखिका पूरा विचार करके और किसी पक्षी को खरीदने गई थी। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। हाँ, लेखिका पढ़ाती थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, इसलिए वहां रहने वाले लोग उन्हें आदर से कोई गुरुजी, कोई मास्टरानी जी, कोई बहन जी कुछ कुछ कहते थे। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें ये जानने को मिला कि मोर के पंजों से दवा बनती है। अब ये बड़े मियाँ चिड़िया वाले जो भी हैं, जिस तरह हर दुकानदार
अपने सामान को बेचने के तरह तरह के तरीके अपनाता है, बातों से बहलाने की कोशिश करता है, अपने सामान को बाकी सभी दुकानों में पड़े सामानों से श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता है। वैसे ही ये बड़े मियाँ चिड़िया वाले भी थे। इन्हें लेखिका की पसंद मालूम पड़ गई थी और उन्होंने लेखिका को जानबूझकर ऐसी बहुत सारी बातें बताई जिससे लेखिका प्रभावित हो जाए और वे उनसे मोर के बच्चे खरीद लें। हर्षित धीमान, क्या बात है? अब ये बड़े मियाँ के बारे में इन्होंने ये बताया कि बड़े मियाँ एक बार बोलना शुरू करते थे तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए लेखिका ने आगे कहा, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बेटे, जिस तरह आप किसी सार्वजनिक वाहन से जाते हैं तो उसके स्टॉप या उसके स्टेशन निश्चित होते हैं, बस के स्टॉप निश्चित होते हैं। इस स्टॉप पे बस रुकेगी, जिसे चढ़ना होगा वो चढ़ेगा, जिसे उतरना होगा वो उतरेगा और बस आगे चल देगी और एक निश्चित स्टॉप से दूसरे निश्चित स्टॉप तक ही वो जाएगी। इसी तरह रेल होती है, इसी तरह हवाई जहाज होता है ना, कि आप एक जगह से चढ़ते हैं और जहां आपको उतरना होता है वहां आप उतरते हैं। बीच बीच में इनकी जहां रुकने के स्थान होते हैं ये वहां रुकती हैं और बीच में कोई बहुत अनिवार्य परिस्थिति होती है तभी इन्हें रोका जाता है, उतारा जाता है। पर जब हम अपने निजी वाहन से जाते हैं तो हम जहां से बैठते हैं उसके बाद हम वहीं रोकते हैं जहां हमें रुकना होता है। कभी कभी तो हमारा कोई निश्चित गंतव्य भी नहीं होता, चले जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे निकले, जहां कोई होटल मिलेगा रुक जाएंगे, जहां खाने का मन करेगा रुक के खा लेंगे, जहां पब्लिक कन्वीनियंस मिलेगा वहां है। एक मिनट रुकना बेटा, कन्वेंस, हाँ, जहाँ पब्लिक कन्वेंस मिलेगा यानी कि जन सुविधा, वहां शौचालय चले जाएंगे। तो ये बड़े मियाँ चिड़िया वाले कुछ ऐसे ही थे। ये बोलना शुरू करते थे तो जो सुनने वाला होता था वो जहां रोकेगा वहीं पर ये रुक जाएंगे। ठीक है, तो बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से, तार है या तारों है पता नहीं, मेरा दबा हुआ है, एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। बेटे, भाषा थोड़ी सी मुश्किल है, तत्सम भाषा है, इसलिए मैं आपको समझाती जा रही हूँ। बड़े मियाँ ने हाथ से संकेत किया यानी इशारा किया और उसी का अनुसरण करते हुए यानी उसी इशारे की तरफ देखते हुए लेखिका की नजर जहां गई वहां तार का एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें तीतर भी एक पक्षी होता है। जैसे मोर पक्षी होता है ऐसे तीतर भी एक पक्षी होता है। और मोर के बच्चे हो सकता है जब छोटे छोटे होते हो तो तीतर के समान दिखते हो, तो इसीलिए उन्होंने कहा तीतर की तरह दो छोटे छोटे पक्षी बैठे हुए थे, दो बच्चे। और पिंजरा इतना संकीर्ण था, संकीर्ण का मतलब छोटा और तंग, कि वे दोनों उसके अंदर फंस करके बंद थे, हिल भी नहीं सकते थे, दोनों इतने फंस के बंद थे। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी फ्रेम में पक्षियों के दो चित्र लगा दिए गए हो, इतनी तंगी से, इतनी मतलब इतनी उनको तंग करके एक पिंजरे में बंद किया था। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। अब बड़े मियाँ बोलते चले जा रहे हैं और लेखिका उन पक्षियों को देखे जा रही हैं। अब देखो बड़े मियाँ क्या कहते हैं, कैसे लेखिका को खरीदने के लिए वो मनाते हैं। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा यानी बार बार कहा। भाई जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? परवाह मूंजी क्यों सुनने लगा?
आपका ख्याल करके अचता पचता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। देखो, पहले उन्होंने ग्राहक को फंसाया कि किसी तरह ग्राहक सामान खरीद ले, और उसके बाद बात आई कीमत की। अब अगर वो सीधे सीधे कीमत बोलते और खरीदने वाला मोल भाव करता तो कुछ ऊपर कुछ नीचे करके खरीदा जाता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसी बात कह दी कि लेखिका खुद ही मना नहीं कर पाई। मूंजी का मतलब होता है जिद्दी या मूर्ख, दोनों ही कह सकते हैं। अस्तु, अस्तु मतलब चलो खैर छोड़ो। 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो उठा। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। बच्चों, जब तक आप किसी को छेड़ोगे नहीं तो वह ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। हम भी, कोई छेड़ नहीं रहा तो जिस हालत में उस हालत में पड़े, जब मन करेगा मुड़ेंगे, जब मन करेगा उठेंगे, जब मन करेगा लेटेंगे, जब मन करेगा चलेंगे। लेकिन जैसे ही कोई हमें छेड़ने आएगा हम एकदम चौकन्ने हो जाएंगे और उसकी क्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगेंगे। हमारे समान बुद्धि पशुओं और पक्षियों में नहीं होती, उनमें बहुत कम बुद्धि होती है। तो पशु और पक्षी आहट से क्रिया करते हैं। उन्हें प्राणों का भय सबसे ज्यादा होता है, भूख प्यास और प्राणों का भय, ये उन्हें सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे ही उन्हें कोई आहट सी भी सुनाई देती है या मतलब कुछ सुनाई देता है या कुछ आहट सी होती है तो वे चौकन्ने हो जाते हैं कि कहीं कोई शत्रु उन्हें मारने ना आ रहा हो। इसलिए ये दोनों मोर के बच्चे भी जब तक एक स्थान पर रखे गए थे, जाली में जड़े हुए चित्र की तरह बिल्कुल शांत यूं एकटक देख रहे थे और एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए से बंद थे। लेकिन जैसे ही लेखिका ने छोटा पिंजरा वो उठाकर कार में रखा तो उन्हें आहट मिली, और आहट मिली तो उन्हें लगा कि जिस तरह उन्हें जबरदस्ती ऐसे पकड़कर एक दूसरे से सटा करके इसमें इस तंग से पिंजरे में कैद किया गया है, उसी तरह कहीं उन्हें कोई जबरदस्ती उठाकर मारने ना जा रहा हो। तो उन्होंने पंख फड़फड़ाकर छटपटाना शुरू कर दिया, उन्हें छटपटाहट होने लगी। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इसे यहीं तक रखते हैं। अब हमारी अगली क्लास तो सोमवार को ही होगी, तो हम सोमवार को इस पाठ को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप ये पाठ पढ़ लीजिएगा बेटा, जिससे ऐसा हो कि आपको ये पाठ थोड़ा बहुत आता हो, ये एग्जाम में आ रहा है। चलिए, अब आप सब क्लास छोड़ सकते हैं आराम से। बाय Bye, मैम। thank you, ma'am. बाय बेटा, बाय मैम। बाय बच्चे, क्लास छोड़िए अब, है ना। बाय मैम। बाय।